रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्पायर का इस एपिसोड का स्टार्ट होता है कोर्ट से, जहां पर हे श्यांग का एक बंदा वान हू पर आरोप लगा रहा होता है कि महाराज मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ है और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वान यू की थी। लेकिन फिर भी क्यों यह यहाँ पर स्टिल खड़ा हुआ है? क्यों महाराज, क्यों? महाराज कहते तो मिनिस्टर है, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो पनिशमेंट को डिजर्व करता है और उसको यहाँ पर पनिश किया जाना चाहिए। ये कहता है प्रिसाइसली महाराज, मैं समझता हूँ कि महाराज हमारे इंटेंशन को, गुड इंटेंशन को समझेंगे और यहाँ पर अपना फैसला लेंगे। ये कहते हैं गुड सिंस हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑल आउट जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू ने मेरे ट्रेजर के इस्तेमाल यहाँ पर इस पूरे पैलेस को रिबिल्ड करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, बहुत सारी बिल्डिंग को न्यू बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और इन सभी को करने में आपकी मदद की है। एंड आप हो मिनिस्ट्री ऑफ वर्क, आपके अंडर में ये सब काम हुआ है। मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करूंगा आपके डिपार्टमेंट में और अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई गलत करप्ट आदमी मिल गया तो उसे तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यह कहते महाराज मेरे कहने की मतलब नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों बैठी की? ये बढ़ा जाता है और कहता है साले, जब दूसरों की बात आती तो तू उसका साथ देता है और जब वही चीज तेरे में अप्लाई होती तो तू डरता है, तू नहीं कराओगे। तू अपने आप को क्या समझते है? तू किसी इमोर्टल का रिकॉग्निशन है, तुझे यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। आथू वो कहते महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा जुबान फिसल गया था। ये हुआन यू के पास आते और कहते हैं यूएस एम्पायर के ट्रेजर के बारे में तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करो और लो तुम्हारे बुरे काम को, छोटे से बुरे काम को अच्छे काम को ढक देते हैं। किसी भी छोटे से बुरा काम को अगर तुम अच्छा काम करते हो, पश्चाताप करते हो, उसको कम किया जा सकता है। और जहाँ तक बात रही इस प्रीफेक्चर की, यहाँ पर पैसों की बहुत ज्यादा कमी है और इसके संबंध में मैं तुम्हें फुल अथॉरिटी देता हूँ कि तुम यहाँ पर किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी चीज को अप्रूव कर सकते हो। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने अनुभव से इन सभी चीज को क्विकली रिजॉल्व कर लोगे और उससे पर तुम खड़ा उतरना। वो कहता है महाराज यह ओल्ड मिनिस्टर आपके नजरों पर खड़ा उतरेगा। डिसमिस, यहाँ से डिसमिस। बाहर आने के बाद यूज कहता है महाराज इंपीरियल स्टडी रूम में जनरल ली आपको इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हैं इतनी जल्दी आ गए, चलो। तभी सीन इंपीरियल स्टडी रूम में होता है। ये जनरल आकर कहता है महाराज मैं यहाँ पर प्रिंसेस को विजिट करने आई हूँ और आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करता हूँ। ये कहते हैं जनरली यहाँ आप अच्छे समय पाए हैं, मुझे किसी चीज को करना था और उसके लिए मुझे आपसे डिस्कशन करना था। मैं यहाँ पर एक न्यू आर्मी को बिल्ड करने का प्लान कर रहा हूँ और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि झाओ आर्मी में जितने ही बंदे बचे हुए हैं उन सभी को मिलाकर न्यू आर्मी को क्रिएट किया जाए। वो कहते क्या आर्मी? और सोचता है झाओ फैमिली आर्मी को फिर से रिबिल्ड करना है। यह तो मेरा सपना था, इसका मैं इच्छा देख रहा था और पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर यह काम हो गया तो एटलीस्ट झाओ फैमिली आर्मी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट खत्म नहीं होगा, जिससे कि हम इम्प्रेस को यहाँ पर सपोर्ट कर पाएंगे। ये कहते हैं मेरे पास यहाँ पर इस पूरी आर्मी को खड़े करने के लिए मेरे पास करंटली अभी 1.5 मिलियन गोल्ड का फंड है। तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने पैसे से कितने लोगों को बुला सकते हैं, सोल्जर को जमा कर सकते हैं? तुम्हारा इसमें क्या ख्याल? कहता है महाराज मेरे एक्सपीरियंस से तो 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन में हम लोग शायद तक 2 लाख आर्मी बुला सकते हैं, 2 लाख सोल्जर बुला सकते हैं। और लेकिन हाउएवर अगर हम उनके खाने पीने, रहने, उनके हथियार का, गार्ड का, घोड़े सब देखें तो हमें शायद तक 1 लाख बंदे रखना चाहिए। बाकी पैसों के इंतजाम हम इन सभी चीज को अरेंजमेंट करने में कर सकते हैं। ये भी सोचता है ये जब कोल्ड वेपन की एरा में सबसे बड़ी चीज होता है आर्मर, हथियार सब। जिसके पास हेवी आर्मर होते हैं, हेवी घोड़ा गाड़ी होते हैं, वही यहाँ पर सबसे बेस्ट सोल्जर बनते हैं। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यह मैटर नहीं करता कि तुम्हारी आर्मी कितना बड़ा है, यह मैटर करता है कि तुम्हारे आर्मी की क्वालिटी कितनी है। अगर हम एक आर्मी बिल्ड कर ही रहे हैं तो हमें ऐसी आर्मी बिल्ड करनी चाहिए जिसको पूरा वर्ल्ड माने, कोई भी उसके प्रति उसको छोटा ना समझे। हमें ऐसे आर्मी को बिल्ड करना चाहिए और 1 लाख लोग सफिशिएंट होंगे, हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जरूरत है घोड़सवार आर्मी की और उसमें भी हेवी आर्मर्ड आर्मी की, जिसमें हेवी आर्मर हो। जरा कहते हैं लेकिन महाराज एक हेवी आर्मर सोल्जर बनाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और यह एक इम्पॉसिबल से भी लगता है। एक सिंगल हेवी आर्मर सोल्जर बनाने के लिए घोड़ा प्लस आदमी प्लस सील
बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है। और यहाँ पर तो हम 1 लाख की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर हम यहाँ पर इस पूरे ग्रेट वे किंगडम का पूरा आयरन को मिला दे, फिर भी हम उतना सारा हेवी आर्मर आदमी नहीं बना सकते, ये मेन कैरेक्टर कहते हैं। तो फिर हम यहाँ पर एक हेवीली हॉर्स घुड़सवार सेना बनाएंगे। 1 लाख घुड़सवार सेना यहाँ पर हम अभी बना सकते हैं, यह संभव है। और जहाँ तक रही इस बात को, मैं इस मामले को आप पर छोड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। तुम फ्यूचर में इस पूरे आर्मी को कमांड करोगे, तुम इसके कमांडिंग जनरल होगे। यह सोचता है यह यूनिट की एंशिएंट टाइम में आयरन बहुत बड़ा सोर्स था वॉर को जीतने के लिए। जिसके पास हेवी आर्मर होता है उसके ज्यादा चांस होते हैं वॉर को जीतने का। मेन कैरेक्टर उसको कहता है, बताओ अगर तुम्हें इन सब चीजों को करने के लिए तुम्हारे कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तुम तुरंत बता सकते हो। ये कहता है एनिमी की निगाहों के नीचे से एनिमी की निगरानी में इस पूरे आर्मी का निर्माण, उस पूरी आर्मी को क्रिएट करना, यह कोई आसान काम नहीं होगा। महाराज, मैं 12,000 एकदम बेस्ट अपने सोल्जर को इसमें शामिल कर सकता हूँ, और बाकी को हम चाहे वो 1 लाख हो चाहे 2 लाख, वो लोग तो आर्मी के रिक्रूटमेंट बेस क्वालिटी पर बेस करेंगे, हम उसको जज करके शामिल करेंगे। और मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सब चीज कर सकता हूँ। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आर्मर की है, सबसे बड़ी इश्यू आर्मर ही है। यहाँ पर 1 लाख घुड़सवारों को पूरे कवर से, पूरे शील्ड से लैस करना, यह पहले से ही बहुत कठिन है। और महाराज, आपको इन सब चीजों गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है। इसमें ही बहुत बड़ी चुनौती कि हम 1 लाख सोल्जर को इस पूरे काम को सीक्रेट कैसे रखेंगे, ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। मैं इसके लिए डेफिनेटली सॉल्यूशन जल्द खोजूंगा। और बात रही खरीदारी की, तो मैं ब्लैक मार्केट से या आसपास के जितने भी सिटी के आसपास के व्यापारी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनसे मैं आयरन ले सकता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, जितना भी होगा मैं वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन तुम सिर्फ यहाँ पर सीक्रेटली इन सभी फोर्स को इकट्ठा करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, उन सभी की जिम्मेदारी को संभालो। सभी को ट्रेनिंग सीक्रेट रूप से करना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम संभाल सकते हो। और समझता है मिनिस्ट्री ऑफ वर्क के पास यहाँ पर जरूर आयरन होगा, लेकिन अगर हम वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे तो चाइल्ड इमीडिएटली इसको पकड़ लेगा और उसको हमारे इंटेंशन के बारे में पता चल जाएगा। और कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा चीज है जिसको मैंने अभी तक रिवील नहीं किया, लेकिन मैं जरूर ग्रेट वे किंगडम को रिस्टोर करूंगा। यहाँ पर इसके पूरे ग्लोरी को रिस्टोर करूंगा। यहाँ पर हमेशा खुशी ला दूंगा, जिसको सुनकर जनरल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या हमारे ये किंगडम फिर से राइज करेगा? ये ग्रेट वे फिर से राइज करेगा, फिर से रिटर्न करेगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये झुकता है और कहता है, रेस्ट एश्योर महाराज, आप चिंता न करें, यह इस बात के बारे में किसी भी थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगा। भले ही मेरी जान क्यों न जाए, लेकिन मैं इसको किसी को भी नहीं बताऊंगा और आपके काम को करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने मरते दम तक आपको सेवा करूंगा। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं, मैं मरते दम तक सेवा करूंगा। ये सोचता है यह काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बारी है वहाँ पर बारबेरियन से लड़ने के लिए। मैं सोचता हूँ कि बिल्ला, तू अपने काम कर, वहाँ पर एफिशिएंसी से अच्छे तरीके से अपने काम कर, अपने काम में सफल ही होना तू। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है, समाप्त होता है।